नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी दो बेहद ही खास विषय लेकर हाजिर हुए हैं। आज के विषय क्या रहेंगे, आइए सबसे पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे पशुपालन में भारत सरकार की योजनाओं के बारे में और साथ ही बात होगी मुर्गी पालन की भी। इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ इस चर्चा में यहाँ जुड़ेंगे। आपको उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भूषण त्यागी जी, आप सहायक आयुक्त हैं मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्रालय भारत सरकार में और इन्हीं का पशुपालन डेयरी विभाग जिसमें लगातार आप सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संदीप कुमार जी, आप पशु चिकित्सा सहायक सर्जन हैं पशुपालन विभाग जम्मू कश्मीर में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर संदीप। तो जैसा हमने आपको बताया कि आज पहले हम बात करेंगे सरकार की तरफ से ना सिर्फ एक जो नया मंत्रालय उसका गठन किया गया हमने देखा था और उसके बाद से लगातार जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है, क्या स्थिति है इस बारे में सबसे पहले डॉक्टर भूषण आपसे हम जानना चाहेंगे। हमने देखा कि अलग अलग योजनाएं जो हैं उनका एक समन्वय नजर आता है और एक समय पे हम देखते थे कि जो कृषि क्षेत्र है उसको फोकस किया जाता था, लेकिन अब उसी के साथ साथ पशुपालन क्षेत्र पर भी एक फोकस हम देख सकते हैं सरकार का। जी हाँ, पूरी तरह से फोकस पशुपालन के ऊपर है मुकुल जी, और बहुत सारी योजनाएं इस तरह से बनाई गई हैं जिससे कि हम हब एंड स्पोक में काम करें। पहले हम करते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्रिएट करते थे जिससे कि किसानों को फायदा पहुंचे। अब हम कर रहे हैं कि किसानों को सीधे तौर पर कैसे हम फायदा पहुंचा सकते हैं पशुपालन का, और बहुत ज्यादा अब किसानों को ज्यादा इससे फायदा मिल रहा है। हमारे किसानों को एंटरप्रेन्योरशिप की जो योजनाएं हैं हमारी, जैसे मुर्गी पालन में हो, गोट पालन में हो या भेड़ पालन में हो, साथ ही साथ पशु के चारा में हो या गाय और भैंसों के लिए इस तरह की योजनाएं हो जिसका कि सीधा तौर पर हमारे किसानों को फायदा मिले, एंटरप्रेन्योर्स का फायदा मिले, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स जो उद्यमी हैं हमारे वो आए इस क्षेत्र में, कार्य करें इस क्षेत्र में, दूध उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो। तो आप देख ही रहे होंगे पिछले वर्षों में दूध उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि भी हुई है। 6% से ज्यादा भी हम ग्रोथ दे रहे हैं सालाना, जो कि बहुत ज्यादा है। विश्व की जो ग्रोथ होती है वो 1.2% होती है। हमारा दूध उत्पादन जो 147 मिलियन मेट्रिक टन था 2014 में, वो बढ़कर हमारा दूध उत्पादन 220 मिलियन मेट्रिक टन हो गया, 210 मिलियन मेट्रिक टन हो गया। तो इससे पता लगता है कि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति हुई है। अंडा उत्पादन में बहुत प्रगति हुई है, मीट उत्पादन में बहुत प्रगति हुई है। तो भारत सरकार का हमेशा फोकस रहा है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा पशुपालन से जोड़ा जाए जिससे उनकी आय में वृद्धि हो और ज्यादा से ज्यादा उद्यमी हमारे देश में तैयार हों। और ये उद्यमी ये नहीं काम करेंगे, ये किसानों को भी फायदा देंगे। हब एंड स्पोक मॉडल की तरह ये कार्य करेंगे। जैसे कि किसानों को जरूरत होती है कि अच्छी नस्ल के गाय मिले, अच्छी नस्ल के भैंसे उनको मिले, अच्छी नस्ल के भेड़ मिले, अच्छी नस्ल के उनको मेढ़े मिले, तो उसके लिए भी ये कार्य करेंगे। हब एंड स्पोक कड़ी के तौर पर इनको हम देख सकते हैं और युवा सोच की लगातार कोशिश यही कि क्षेत्र में जो युवा सोच है वो आके अपना कुछ अलग प्रदर्शन करे और उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और युवाओं को मदद भी दे रही है। इस बारे में और विस्तार से आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ साथ पशुपालन का विशेष महत्व है। सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का 28 से 30% का योगदान सराहनीय है, जिसमें दुग्ध एक ऐसा उत्पाद है जिसका योगदान सर्वाधिक है। भारत लगभग 121.8 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन करके विश्व में प्रथम स्थान पर है, जो कि एक मिसाल है और उत्तर प्रदेश इसमें अग्रणी है। ये उपलब्धि पशुपालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे मवेशियों की नस्लें, पालन पोषण, स्वास्थ्य एवं आवास प्रबंधन में किए गए अनुसंधान एवं उसके प्रचार प्रसार का परिणाम है। पशुपालन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ ही गरीब तथा खेतीहर मजदूर की मदद करने के उद्देश्य से सरकार आए दिन पशुपालन से संबंधित कई योजनाएं बनाती रहती है, ताकि पशुपालन कर रहे या पशुपालन शुरू करने वाले किसान को सहारा मिल सके। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली पशुपालन की योजनाओं में पशुधन बीमा योजना एक अहम योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों व पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु के कारण होने वाले नुकसान के बदले वित्तीय सुरक्षा प्रदान कराना है। इस योजना के तहत देसी व संकर दुधारू मवेशियों के साथ भैंसों की बीमा उनके अधिकतम वर्तमान बाजार मूल्य पर बीमा की सेवा उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अलावा पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य पशुधन रोगों के प्रवेश को रोकने के लिए पशुओं और पशुओं के उत्पादों के लिए निर्यात प्रमाण पत्र प्रदान करना, टीकों और जैविक की गुणवत्ता की निगरानी करना, साथ ही केंद्रीय या क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाना है। सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम और डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत किसान भाई पशुपालन के क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो जाना आपने, अलग अलग योजनाएं चल रही हैं जिसका सीधा लाभ हमारे पशुपालकों को मिल रहा है और उसमें भी एक बड़ी संख्या है वो युवाओं की नज़र आती है, क्योंकि अब जो समय है वो आधुनिक तकनीक का है, आधुनिक ढंग से हम पशुपालन क्षेत्र में जुड़ रहे हैं और उसमें हमारे जो युवा हैं बतौर एंटरप्रेन्योर अपनी एक नई भूमिका जो है वो निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आइए रुक कर लेते हैं यहाँ डॉक्टर संदीप जी का भी। डॉक्टर संदीप, मुर्गी पालन की अगर बात की जाए, हमेशा से यही बात कही गई है कि कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए मुर्गी पालन जो है एक बहुत बेहतर माध्यम मान सकते हैं हमारे किसानों के लिए, क्योंकि ना सिर्फ अगर व्यावसायिक स्तर पर भी अगर कोई इसको करना चाहे या अपने घर के आंगन में भी अगर चाहे तो इसकी शुरुआत की जा सकती है। इसमें भी सरकार का प्रयास है कि अपने स्तर पर जो मदद है वो दी जाए। अलग अलग राज्य में भी हम देखते हैं योजनाएं जो हैं उनका क्रियान्वयन होता है। क्या स्थिति आप देखते हैं मुर्गी पालन की और कितना फायदा इसके जरिए किसानों को मिल सकता है? देखिए, मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें अगर कोई भी किसान जो है वो ये इसको स्टार्ट कर सकता है। और मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको आप अपने बैकयार्ड, जिसको बैकयार्ड पोल्ट्री बोलते हैं, हम अपने प्रांगण में भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अलग हम उसको कमर्शलाइजेशन अगर चाहते हैं, कमर्शियल स्तर पे भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं जी। तो जैसे बैकयार्ड पोल्ट्री की बात करें हम, तो इसमें ज्यादा कुछ तो खर्चा नहीं आएगा। एक सिंपल टेम्परेरी हाउस चाहिए हमें, टेम्परेरी नाइट शेल्टर चाहिए, और जो हम छोटे स्तर से एक अपना व्यवसाय जो है, एक छोटा किसान जो है वो भी स्टार्ट कर सकता है। इसमें आप अंडा देने वाली मुर्गी या फिर डुअल पर्पस मुर्गा जिसको बोलते हैं, वो हर एक स्टेट में और हर एक यूटी में मिल जाता है। सरकार के द्वारा भी कुछ स्कीमें चलाई जा रही हैं जिसमें बैकयार्ड पोल्ट्री को भी बढ़ावा दिया जा रहा है जी। और इससे एक फायदा और है कि जो छोटा गरीब किसान है उसका एक तो आमदनी का स्रोत चल पड़ेगा और साथ में उसकी अपनी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो भी इससे पूरी हो जाएगी। अगर उसने घर पे मुर्गियां रखी हैं तो वो अंडा भी देंगी, वो अंडा बेच भी लेगा और साथ में वो अंडा खुद भी अपने जो खान पान है उसमें इस्तेमाल करेगा, जिसका प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जाएगा और उसका आमदनी का स्रोत भी स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा हम बात करें अगर कमर्शियल पोल्ट्री सेटअप की, तो कमर्शियल पोल्ट्री सेटअप एक ऐसा व्यवसाय है जो कि बहुत जल्दी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें ब्रॉयलर सेटअप की, तो ब्रॉयलर मुर्गा जो हम घर पे खाते भी हैं, जो हमें दुकान से मिलता है मीट पर्पज के लिए जो यूज होता है, उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए हर एक सरकार की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अलग अलग स्कीमें चलाई हुई हैं। चलिए उन योजनाओं के बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे संदीप जी, और दर्शकों को भी बताएंगे कितना फायदा मुर्गी पालन क्षेत्र से जुड़कर उनको मिल सकता है। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर भी। मुर्गी पालन बेहद आसान और कम खर्च में शुरू किया जाने वाला व्यवसाय है। खाद्य आपूर्ति में अंडा और मांस की लगातार बढ़ती मांग ने इसमें संभावनाएं बढ़ा दी हैं। एक बार शुरू होने के बाद ये व्यवसाय चलता रहता है और बढ़ता रहता है। जो किसान कुक्कुट पालन शुरू करने जा रहे हैं वो कुछ खास बातों का ध्यान रखें। जैसे पोल्ट्री फार्म खोलने से पहले मुर्गी पालकों को चाहिए कि वो चूजों को खरीदने से लेकर उनको बेचने तक काफी एहतियात बरतें। चूजे लेने से पहले बाड़े को कीटाणुनाशक दवा से अच्छी तरह धो लें और दीवारों पर भी छिड़काव कर दें। इसके अलावा चूजे स्वस्थ हों, उन्हें ऐसी जगह से खरीदें जहां जन्मजात बीमारियां ना हों। साथ ही चूजों को रानीखेत बीमारी का F1 स्ट्रेन और मेरेक्स बीमारी का टीका लगा होना चाहिए। तापमान का खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि चूजों को सही ताप की जरूरत होती है। मुर्गी पालन में 70% खर्च दाने पर होता है। मुर्गी को ताजा और संतुलित आहार दें। आहार देते समय उम्र का ध्यान रखें। साथ ही दाने को नमी रहित जगह पर रखना चाहिए, नहीं तो दाने में फफूंद लग सकती है जिससे मुर्गियों में बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। क्योंकि बीमारियों से कुक्कुट पालन को काफी नुकसान हो सकता है और बीमारियों का सीधा असर मुर्गी के उत्पादन पर पड़ता है।
ऐसे में बीमार मुर्गी को तुरंत स्वस्थ मुर्गी से अलग कर देना चाहिए। साथ ही रानीखेत, चेचक, लिम्फोसाइट, मेरेक्स रोग, कोरीजा व कोलाई रोग के लिए समय समय पर टीकाकरण जरूर कराना चाहिए। तो जाना आपने किस तरीके से आप भी सफलतापूर्वक मुर्गी पालन कर सकते हैं, लेकिन आपका उसमें उद्देश्य क्या है? आप अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं या मांस उत्पादन के लिए करना चाहते हैं? पहले अपना उद्देश्य आप देख लें और उसके बाद आप चयन कर सकते हैं। अलग अलग जो प्रजातियां हैं वो हमारे पास हैं, जिसके ज़रिए आप इस क्षेत्र में भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो, गंगा जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, क्या जानना चाह रहे हैं गंगा जी? हेलो सर। जी जी सर, जरूर नमस्कार। सर हम क्या जी सर हम बकरी पालन जी जी जरूर जी हम बकरी पालन की वो कहते हैं पोल्ट्री खोलना चाहते हैं। लोन तो सर उसके लोन के लिए हम सर कुछ जानना चाहते हैं, उसके सुविधा के लिए। चलिए बिल्कुल, बकरी पालन पहले आपने बताया, फिर उसके साथ साथ मुर्गी पालन भी। इस बारे में डॉक्टर भूषण आपसे मैं जान लेता हूँ। जब बकरी पालन हमारे जैसे जो पशुपालक हैं वो इससे जुड़ना चाहते हैं, और सरकार का एक ये भी उद्देश्य रहा है कि अगर ऋण का प्रवाह हमें तेज करना होगा, क्योंकि एक किसान की, एक पशुपालक की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और ऐसे ही गंगा जी का भी सवाल है कि उनको ऋण जो है वो किस तरीके से मिल सकता है, क्या प्रक्रिया है और किस योजना के तहत लाभ इनको मिल पाएगा? देखिए गंगा जी, आपका प्रश्न बिल्कुल बहुत अच्छा है कि पशुपालक कैसे बकरी पालन से जुड़ सकते हैं। तो आपको बकरी पालन से अगर जुड़ना है तो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन हमारी एक योजना है। तो ये इसकी जो सारी डिटेल्स हैं हमारे उद्यमी मित्रा जो पोर्टल है उसके ऊपर उपलब्ध है। तो www.nlm.udyamimitra.in अगर ये दिखा पाए तो हम इस पर दिखाएंगे आपको कि कैसे आप उस पर जाएंगे, और साथ में सारी योजना की पूरी जानकारी है, कैसे आपको अप्लाई करना है इसमें जी, और इस योजना में कितनी रकम आपको मिलेगी, कितनी सब्सिडी आपको मिलेगी। तो इस योजना में जो सब्सिडी है वो 50% सब्सिडी है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की। और आपको जो बकरी का फार्म लगाना है वो 100 बकरियों से लेके 500 बकरियों तक का फार्म आप इसमें लगा सकते हैं जी। और जो मैक्सिमम सब्सिडी है वो 50 लाख रुपए की सब्सिडी है, यानी 1 करोड़ का ये फार्म होगा जिसमें 50 लाख रुपए भारत सरकार सब्सिडी के तौर पर आपको देगी। सब्सिडी भी 2 भागों में होगी। 50% सब्सिडी अपफ्रंट मिलेगी आपको, सबसे पहले मिल जाएगी, जिससे कि आप गोट का अच्छा फार्म लगा सकें, और दूसरी 50% सब्सिडी तब मिलेगी जब आप पूरी तरह से फार्म को कंप्लीट कर लेंगे और ऑपरेशनल आपका फार्म हो जाएगा। 2 साल तक जो राज्य सरकार है इसकी जांच करेगी कि आपका फार्म ऑपरेशनल रहता है कि नहीं रहता है। तो जब आप बकरी पालन से जुड़ते हैं तो आपको 2-4 सावधानियों का भी ध्यान देना होगा। अच्छी नस्ल की बकरियां खरीदें, साथ ही साथ दूध देने वाली बकरियां खरीदना चाहते हैं आप या मांस वाली बकरियां खरीदना चाहते हैं तो उन नस्लों की भी आप ठीक से जानकारी ले लें। इसके विषय पर आप ट्रेनिंग भी ले लें। जैसे मखदूम में हमारा गोट का इंस्टीट्यूट है ICR का, वहां जाकर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। दूसरी आपने बात की गंगा जी की आप पोल्ट्री का फार्म लगाना चाहते हैं, तो पोल्ट्री फार्म के लिए भी भारत सरकार के पास में सुविधा है, लोन आप ले सकते हैं। तो इसमें भी आपको एंटरप्रेन्योर के तौर पर लगाना होगा, यानी बड़े जो पोल्ट्री फार्म है वो आपको खोलना होगा। ये इलीट बर्ड जो हमारी लाइट बर्ड्स होती है ना, जो लो इनपुट बर्ड्स होती हैं, उनका फार्म आप लगा सकते हैं। इसमें आप ब्रूडर फार्म लगा सकते हैं, पेरेंट फार्म लगा सकते हैं या हैचरी लगा सकते हैं। इसके अंदर भी लोन की जो सुविधा है वो 25 लाख रुपए तक की आपको सुविधा है। और जो आपको 25 लाख रुपए की सब्सिडी इसमें मिलेगी और 25 लाख रुपए का आपको इसमें लोन लेना होगा बैंक से, या 25 लाख रुपए की आप सेल्फ फाइनेंसिंग भी कर सकते हैं। ऐसे ही बकरी पालन में भी आप सेल्फ फाइनेंसिंग कर सकते थे 50 लाख रुपए की, और 50 लाख रुपए का सब्सिडी भारत सरकार से आप ले सकते हैं। तो वित्तीय मदद जो है देखिए आपको मिल सकती है, इसके लिए जानकारी का होना बेहद जरूरी। और सबसे बेहतर स्थिति तो यही, जैसा कि डॉक्टर भूषण ने कहा, कि आप प्रशिक्षण ले लें। उसके बाद जो ऋण में हमें कहीं ना कहीं किसानों को अगर कुछ समस्या रहती है तो वहाँ काफी सरल हो जाता है। अगर आप पहले
सर्टिफिकेट ले लेते हैं ट्रेनिंग का अपनी, तो उसके ज़रिए आपको ऋण आसानी से मिल सकता है और उसके बाद आप इस कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें लगातार सरकार की तरफ से योजनाएं चलाकर आर्थिक मदद भी हमारे किसानों को, पशुपालकों को दी जा रही है। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको जानकारी हम दे रहे हैं किस तरीके से पशुपालन क्षेत्र के लिए भारत सरकार की तरफ से योजनाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय विभाग की तरफ से भी लगातार जो कोशिश है यही की जाती है। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका नंदस्वरूप जी। नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि हम लोगों की जमीनें घट रही, जनसंख्या घट की बढ़ रही, बेरोजगारी भी बढ़ रही, तो ऐसी दशा में मुर्गी पालन अगर किया जाए तो इसमें किस प्रकार से किया जाए। दूसरी चीज, जो हमारी मुर्गी होती है तो हमें कितने अंडे लेने के बाद उसको हटा देना चाहिए, वरना तो मेरा वो चारा खाएगी, अंडा का उत्पादन कम होगा। या मांस वाली मुर्गी तो हमको कितने महीने तक उसको चारा देना चाहिए, इतना डेट हो गया तो हमें बेच देना चाहिए, वरना तो फिर उसे भी नुकसान होगा। ये जानकारी लेना चाहता हूँ आपसे। जी चलिए, बिल्कुल। डॉक्टर संदीप, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? जी, बहुत ही अच्छा सवाल था इनका। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि इस समय जो है वो खेती की जो जमीन है उसकी जो खेती की जमीन जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या का इंक्रीज हो रही है। तो इसमें एक मुर्गी पालन जो है एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, और इसको मैंने जैसे पहले ही बोला कि छोटा किसान जो है वो भी छोटे स्तर पे स्टार्ट कर सकता है, चाहे वो बैकयार्ड पोल्ट्री की बात करें या फिर कमर्शियल पोल्ट्री जो है उसको भी छोटे स्तर पे स्टार्ट कर सकता है। अगर उसके पास 1 या 2 केनाल जमीन है तो उस पर भी वो स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए इनको सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर छोटे स्तर से ही स्टार्ट करें, 500 या 1000 मुर्गी के कमर्शियल जो यूनिट है उससे ही स्टार्ट कर सकते हैं ये। तो अगर इनके पास जमीन की कमी है तो ये छोटे स्तर से स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छा व्यवसाय है। और जैसे इन्होंने एक और चीज पूछी कि जैसे हमने मांस वाली मुर्गी रखी है तो उसको कितनी देर के बाद जो है हमने बेच देना है, ताकि उसका जो है मुनाफा हमें हो, ऐसा नहीं हो कि फीड की कॉस्ट बढ़ जाए। तो इसमें क्या है कि अलग अलग किस्म के वो आते हैं, तो इसमें 30 से 45 दिन का जो समय होता है वो हम देखते हैं, और इसमें 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक भी बर्ड हो जाता है। तो उसमें हम इस समय हमें जो है मुर्गी को, जो मुर्गा हमने ब्रॉयलर मुर्गा जो है उसको बेच देना चाहिए, ताकि वो हमें मुनाफा दे। अदरवाइज हमें फीड की कॉस्ट ज्यादा रहेगी और हमें मुनाफा जो है वो पहुंच जाएगा। चलिए, यानी हमारी लागत ना बढ़े, मुनाफा ही बढ़े। जी संदीप जी। इसके अलावा अगर इनके पास जमीन की ज्यादा ही कम इनके पास जमीन है तो ये बैकयार्ड पोल्ट्री की तरफ भी अपना जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं एक अपना व्यवसाय। बैकयार्ड पोल्ट्री में क्या होगा, ये 10 से 50 तक के मुर्गे भी रख सकते हैं, और इनके पास जो किचन वेस्ट, जो इनके घर का वेस्ट जो होता है किचन वेस्ट, उसको फीडिंग मतलब करवा सकते हैं अपनी मुर्गियों को। इसमें डुअल पर्पज मुर्गी जो है उसको रख सकते हैं, जो कि अंडा भी देती है और उसको मीट पर्पज के लिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी अलग अलग देखिए प्रजातियां हैं जिनका चयन हम कर सकते हैं। और हमने देखा कड़कनाथ जो है पिछले दिनों काफ़ी प्रचलित भी हुई हमारे जो मुर्गी पालक हैं उनके बीच में, और साथ ही हमारा जो CRI इंस्टीट्यूट है वहाँ से भी ये सारी जानकारी आपको मिल सकती है, प्रशिक्षण भी इसके बारे में आप ले सकते हैं। फिलहाल धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत आपका धर्मेंद्र जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी धर्मेंद्र जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना।
हाँ सर, मुझे जानकारी है था कि मेरे पास गाय है, तो अब छोटे किसान है सर, तो किस तरह से हमें मुनाफा और सरकार की तरफ से क्या मिल सकता है मुझे? 2 गाय हैं आपके पास? एक साहिवाल है और एक गिर है और एक जर्सी है। जी चलिए, 3 गायें हैं और काफ़ी अच्छी नस्लें जो हैं वो भी आप इनकी बता रहे हैं। किस तरीके से डॉक्टर भूषण अगर देखा जाए, जो हमारे पशुपालक जानना भी चाह रहे हैं कि कैसे इनके ज़रिए भी हम अपना जो मुनाफा है बढ़ा सकते हैं, या इसमें किस तरह की मदद हमें मिल पाएगी? देखिए, गाय की नस्लें इनके पास में काफ़ी अच्छी हैं और अच्छा दूध भी देती होंगी इनकी गाय। तो अगर ये अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इनको थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना होगा, यानी अपनी गायों का कृत्रिम गर्भाधान की तरफ जाना चाहिए, जिससे अच्छी नस्ल के अगली जनरेशन में बच्चे पैदा हों। इनके प्रदेश में अब सेक्सॉर्टेड सीमन भी उपलब्ध हो गया होगा जी, तो सेक्सॉर्टेड सीमन भी यूज कर सकते हैं, जिससे इनकी बछियाई पैदा होंगी और बछिया जब बड़ी होंगी तो दूध देंगी और अधिक से अधिक दूध इन्हें मिलेगा। सरकार की योजनाओं के बारे में मैं एक जानकारी देना चाह रहा था। तो वो जानकारी है कि बड़े जो फार्म है, 200 गायों का जो फार्म अगर आप लगाना चाहते हैं तो 200 गायों का फार्म हमारी योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत लगाया जा सकता है जी। और इसकी पूरी जानकारी जो है हमारे पोर्टल पर या हमारी वेबसाइट पर, विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, www.dhd.nic.in के ऊपर इसकी सारी जानकारी उपलब्ध है। साथ ही साथ अगर आपको अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए तो eoi.nddb.coop पर इसकी सारी सूचना उपलब्ध है। तो इसके अंतर्गत हम जो देते हैं, ये 4 करोड़ का एक प्रोजेक्ट होगा। इसके 2 करोड़ रुपए की भारत सरकार सब्सिडी देगी और 2 करोड़ रुपए किसान को लोन लेना होगा या एंटरप्रेन्योर को लोन लेना होगा बैंक से या किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब ये 200 गाय जो होंगी बहुत अच्छी नस्ल की यहाँ पे रखी जाएंगी। प्रेफरेबली जो ये गायें होंगी वो देशी नस्लों की होंगी, यानी ये अधिक से अधिक आप देशी नस्लें यहाँ पर रख सकते हैं। इन फार्मों का जो कार्य होगा वो होगा कि अधिक से अधिक बछिया पैदा की जाए, जिससे अधिक से अधिक किसान इससे जुड़ सकें, वो बछिया यहाँ से खरीद सकें और दूध उत्पादन से जुड़ सकें और पशुपालन से जुड़ सकें। तो इससे दूध के उत्पादन में प्रदेश में तेजी से वृद्धि होगी। साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर जब इसके अंदर में आएंगे तो काफी अधिक मात्रा में किसानों को अच्छी नस्ल की गाय, अच्छी नस्ल की भैंसें मिल पाएंगी। यानी मुनाफा तो होगा ही, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं रोजगार का जो सृजन है, देखिए वो भी इन योजनाओं के जरिए हो सकेगा। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर, राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका राजीव जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी राजीव जी। जी सर। जी क्या जानना चाह रहे हैं? सर सर डेयरी फार्म के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। जी नमस्कार सर। जी राजीव जी, शुरुआत में कितने आप पशु से चाहते हैं कि आप डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करें? और डेयरी फार्म के लिए मैं थोड़ा बड़े लेवल पे करना चाहता हूँ, कम से कम 5-6 गायों से। चलिए बिल्कुल राजीव जी, जो भारत सरकार की योजना है उसके बारे में मैंने एक जानकारी आपको दी थी, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप उसमें अप्लाई करें और 200 गायों का एक फार्म आप लगा सकते हैं। बहुत बड़ा फार्म हो जाता है वैसे 200 गायों का, तो 200 गायों का एक फार्म आप लगा सकते हैं। आप छत्तीसगढ़ से हैं तो इस 200 गायों का फार्म काफी अच्छा भी रहेगा और छत्तीसगढ़ में अच्छी नस्लें भी रखी जाती हैं। यहाँ पर गिर नस्ल रखी जा रही है, यहाँ पर साहिवाल नस्ल भी है, तो आपका प्रदेश दूध उत्पादन में आगे बढ़ेगा अगर इस तरह के फार्म लगेंगे। तो उसकी सूचना मैं एक बता दूं आपको कि कहां पर आपको अप्लाई करना है। तो हमारा जो पोर्टल है www.nddb.coop, ये हमारा पोर्टल है। इस पर योजना की सारी सूचना उपलब्ध है और योजना की कॉस्ट मैंने आपको पहले ही बता दी कि कितने करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा, किस तरह से इसको लगाया जाएगा, ये भी सूचना उसमें उपलब्ध होगी। मॉडल प्रोजेक्ट भी बनाकर हमने इस पोर्टल के ऊपर डाल दिया है, तो केवल आपको नाम ही उसमें बदलना होगा। सारा का सारा प्रोजेक्ट डीपीआर आपको बनी बनाई मिलेगी। डीपीआर के लिए भी आपको कोई रकम खर्च नहीं करनी पड़ेगी। तो सारा प्रोजेक्ट आपको बना बनाया है कि जो प्रोजेक्ट है वो नहीं बन पा रहा है या कैसे बनाया जाए, तो उसका भी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से आपको पूरी जो सहायता है वो देखिए मंत्रालय द्वारा की जा रही है। साथ ही यहाँ संदीप जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि पहले जो उद्देश्य है हमारा वो हमारा साफ होना चाहिए कि हम अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं, मांस उत्पादन के लिए करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर अगर समय की बात की जाए, अब जैसे हम देख पा रहे हैं अब सर्दियों का जो मौसम है वो चल रहा है, तो कौन से मौसम में सही है अगर किसान करना चाहते हैं और कितने पक्षियों से वो व्यवसायिक स्तर पर इसकी शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, सर्दियों के मौसम में जो मुर्गी पालन अगर किसी ने शुरुआत करनी है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। मैं यही सभी किसान भाइयों से कहूँगा कि अगर आपने मुर्गी पालन स्टार्ट करना है तो आप कृपया अपने जो नज़दीकी जो आपका पशुपालन विभाग है, पशुपालन विभाग के
गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, तो आप कृपया वहां पे जाके थोड़ी सी एक ट्रेनिंग ले लें, ताकि सर्दियों में आपका अगर आप मुर्गी पालन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कुछ चीजों का ध्यान, जैसे कि उसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा इस समय रोल होता है। जैसे हमने शुरुआती कुछ दिन होते हैं, मैं थोड़ा सा जानकारी भी देना चाहता हूँ कि कुछ दिन जैसे फर्स्ट वीक में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमें चाहिए होता है, उसके बाद 90 डिग्री सेकेंड हफ्ते के लिए, और तीसरे वीक से अगर हम ब्रॉयलर की बात करें तो 85 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है टेम्परेचर। तो उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे ब्रूडिंग एरिया बनाना पड़ता है, छोटे चूजा जो होता है हमारा, उसको हमें बहुत अच्छे तरह से रख रखाव जैसे छोटे बच्चे का किया जाता है वैसे ही उनका करना पड़ता है। तो मैं किसान भाइयों से यही कहूंगा कि वो अपने जो नजदीकी पशुपालन विभाग का जो गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म है वहां पे 1 हफ्ते की या 2 हफ्ते की ट्रेनिंग ले लें एक बार, अगर वो सर्दियों में स्टार्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर गर्मियों में स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो छोटे स्तर से, जैसे पहले 100 मुर्गी रख लें, 500 मुर्गी रख लें, तो उससे स्टार्ट, पहला बैच जो है वो छोटा रखें, 500 से 1000 के नीचे ही रखें, तो फिर उसके बाद जो है वो बैच के साइज बढ़ा सकते हैं अगर ब्रॉयलर मुर्गी की बात करें। जी बिल्कुल। फिलहाल हमारे साथ दीपेंद्र जी जुड़े हैं बस्ती उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका दीपेंद्र जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर, हम जो लोन के लिए भारत सरकार द्वारा मिलता है सर जी, हमने लोन अप्लाई किया, 40 बकरियां हम स्टार्टिंग में रखे अपने बजट से जी। उसके बाद सर लोन नहीं मिला हमको जी। कुछ ऐसे फूड वाइजिंग के कारण, और बीमा भी नहीं हो पाया मेरा। कभी मतलब प्राइवेट भी संपर्क किए, पस हॉस्पिटल भी संपर्क किए, बीमा कह रहे हैं पस हॉस्पिटल पे नहीं होता है बकरियों का जी, जिसके कारण फूड वाइजिंग के कारण मेरी बकरियां लगभग 1 हफ्ते में सारी मर गई जी। 4 या 5 बकरियां कुछ बची थी, यानी नुकसान आपको उठाना पड़ा। काफी नुकसान हुआ सर जी। बिल्कुल, देखिए आपने तो नुकसान झेला ही है, ये दूसरे जो पशुपालक हैं उनके लिए भी एक सबक के तौर पर है कि क्यों हम और सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि पशु का भी बीमा कराया जाए। डॉक्टर भूषण, क्या जानकारी देना चाहेंगे इस बारे में? जी, बीमा का कार्यक्रम हमारा चल रहा है, ये NLM योजना के अंतर्गत ये चलता है जी। दो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंतर्गत ये बीमा का कार्यक्रम है। तो उसमें सारे पशु को कवर किया गया है, बकरी को भी कवर है, शीप को भी किया जा रहा है, गाय और भैंसों का भी बीमे की सुविधा उसमें उपलब्ध है जी। तो इन्होंने जानकारी ये चाहिए थी कि इनको लोन नहीं मिल पाया किसी तरह से। हमारी योजना क्योंकि बीच में बदल गई है, अब योजना जो आई है उसमें 100 बकरियों के लिए लोन ले सकते हैं आप, 500 बकरियों के लिए लोन ले सकते हैं आप। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, इसकी सारी जानकारी हमारा जो उद्यमी मित्रा पोर्टल है जी NLM का, उस पर सारी जानकारी उपलब्ध है। कैसे फार्म को अप्लाई करना है, कैसे लोन आप लेंगे, कैसे बैंक को कांटेक्ट करना है। और हमारी जो इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो भारत सरकार है, भारत सरकार का DHD डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। साथ ही साथ स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो राज्य की स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है वो भी इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो इन पर आप संपर्क करके इस योजना का पूरा लाभ आप ले सकते हैं, और सुविधा भी बहुत अच्छी है। यानी आप 500 बकरियों का अगर फार्म खोलते हैं, उसके लिए आपको 50 लाख रुपए की जो राशि है वो सब्सिडी के तौर पर आपको दी जा रही है, और 50 लाख रुपए की राशि का आप लोन ले सकते हैं बैंक से। अगर आपके पास में सेल्फ फाइनेंसिंग की सुविधा है तो सेल्फ फाइनेंसिंग भी आप इसकी योजना के अंतर्गत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से मदद होगी और इसी कड़ी में पशुपालकों को और सरलता हो सके। हमने देखा यहाँ डॉक्टर भूषण के जो ई पशु हाट है उसकी भी शुरुआत की गई, UID नंबर तक भी हम देख पा रहे हैं। किस तरीके से जो बदलाव है वो पशुपालन क्षेत्र में नजर आता है? जी हाँ, काफी बदलाव इस बीच में आया है। हमने पशुओं का आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम एक चलाया, जिसके अंतर्गत आज तक हम करीब 23 करोड़ पशुओं का चिन्हीकरण कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो 12 डिजिट का टैग सभी पशुओं को लगाया जा रहा है। तो इसमें गाय भैंस भी है, भेड़ बकरियां को भी, और सुअरों को भी इसके अंदर में कवर किया गया है जी। ये वैक्सीनेशन जिन भी एनिमल्स को लगाया जा रहा है उनको इससे चिन्हीकरण किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर किसी को कृत्रिम गर्भाधान किसी पशु का किया जा रहा है उनको भी चिन्हीकृत किया जा रहा है, जिससे पूरी जानकारी हमें मिलती रहे कि किस पशु को वैक्सीनेशन हुआ है और अगला वैक्सीनेशन उसका कब ड्यू है, उसकी भी जानकारी हमारे पोर्टल के ऊपर उपलब्ध रहती है। तो पशुपालकों को पूरी जानकारी है, बीमारियों की रोकथाम इससे पूरी होगी। साथ ही साथ ब्रीडिंग की जो सुविधा है, हमारा जो नेशन वाइड AI प्रोग्राम चल रहा है उसकी सुविधा भी हमारे किसानों को मिलती है। नेशन वाइड AI प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, इसके ये सबसे बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है।
इस क्षेत्र में, ब्रीडिंग के क्षेत्र में, तो इसके अंतर्गत जो कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा है ये मुफ्त में किसान के घर द्वार पर यह सुविधा उपलब्ध है। तो आप कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा अगर लेते हैं तो आपको मुफ्त में यह सुविधा मिलेगी। हमारा AI टेक्नीशियन आपके घर जाकर यह सुविधा आपको प्रदान करेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से मदद दी जा रही है लगातार पशुपालकों को। फिलहाल हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं राजकुमार जी? हेलो 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 जी राजकुमार जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ सर, मैं मुर्गी पालन के बारे में जानकारी चाहता हूँ आपसे। मुर्गी पालन के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं, करना चाहते हैं आप मुर्गी पालन? जी चलिए बिल्कुल। डॉक्टर संदीप अशोकनगर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं राजकुमार जी और जानना चाह रहे हैं कि कहाँ से इनको जानकारी मिल सकती है, ये शुरुआत करना चाहते हैं मुर्गी पालन क्षेत्र में आने की। देखिए, सबसे पहले मुर्गी पालन क्षेत्र में आने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने मुर्गी पालन कौन सा करना है, बैकयार्ड पोल्ट्री करनी है या ब्रॉयलर पोल्ट्री। तो जैसे इस समय ट्रेंड चल रहा है ब्रॉयलर पोल्ट्री का जी, तो उसमें आप अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सा केंद्र है वहाँ पे जाके इसकी जानकारी ले सकते हैं। और इससे अलग मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको एक शेड तैयार करना पड़ेगा, ब्रॉयलर शेड। तो उसकी जो डायरेक्शन है वो अपने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखनी है। उसकी जो विड्थ है वो अपने 30 फुट से ज़्यादा नहीं रखनी है। तो इन दो चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। और ऐसी जगह पे आपने शेड बनाना है जहाँ पे पानी का जो इकट्ठा पानी ना वहाँ पे इकट्ठा ना होता हो जी। और वहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो वाइल्ड बर्ड्स, जो जंगली जो पक्षी होते हैं वो उनका भी वहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे डेंसिटी ना हो जी। और भी कुछ तो सावधानी है जो हमारे मुर्गी पालकों को रखनी होगी, उसके बारे में भी संदीप जी आपसे हम जानकारी लेंगे और किस तरीके से मुर्गी पालन में और अच्छा लाभ जो है हमारे मुर्गी पालकों को मिल सकता है। सारी जानकारी हमारे दर्शक जो है उनके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पशुपालन क्षेत्र में किस तरीके से न सिर्फ मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं, उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है, और साथ ही मुर्गी पालन से जुड़कर कैसे हमारे जो किसान हैं, मुर्गी पालक हैं, उनको अच्छा लाभ मिल रहा है। डॉक्टर भूषण, यहाँ एक और जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे। सरकार की तरफ से जो अलग अलग योजनाओं की जब खास तौर से बात की जाए तो उसमें बदलाव हमने देखा है। पहले किसानों की, पशुपालकों की समस्या होती थी कि जो पशु चिकित्सक हैं दूर हैं, तो अब उनके लिए शायद MVU जैसी जो है मोबाइल वेटनरी यूनिट जो है वो शुरुआत कर दी गई है। जी, हमने मोबाइल वेटनरी क्लिनिक की शुरुआत की है जी। और सभी ब्लॉक पर, एक ब्लॉक पर एक मोबाइल वेटनरी यूनिट होगी, यानी 1 लाख पशुओं पर एक मोबाइल वेटनरी यूनिट होगी। मोबाइल वेटनरी यूनिट
काफी सारे प्रदेशों ने ले भी ली हैं, जैसे कर्नाटक के अंदर में मोबाइल वेटनरी यूनिट्स आ गए हैं, आंध्र प्रदेश ने ये कर लिया है, जम्मू एंड कश्मीर में भी आ गए हैं, नागालैंड में भी मोबाइल वेटनरी यूनिट्स आ गए हैं। मोबाइल वेटनरी यूनिट की सुविधा से हमारे किसानों को ये फायदा होगा, जो पशुपालक अपने पशुओं को पशु चिकित्सालय तक ले जाते थे, उसको ले जाने में बड़ी तकलीफ होती थी पशुपालकों को, और पशुपालकों को अब उस दिन का रोजगार भी जाता था। तो इससे यह फायदा होगा कि उसके घर द्वार पर सुविधा उपलब्ध होगी, पशुओं को भी कोई परेशानी नहीं होगी ले जाने में, लाने ले जाने में जो परेशानी हो रही थी, और महिलाएं भी आसानी से अपने पशुओं का इलाज करा सकेंगे। और इसमें सारी सुविधाएं भारत सरकार द्वारा दी जा रही हैं। तो भारत सरकार इसमें 100% जो व्हीकल की परचेज है उसके लिए राशि राज्यों को दे रही है। साथ ही साथ 60 और 40% पर इसका जो मेंटेनेंस का जो कॉस्ट आएगी उसकी भी भारत सरकार सुविधा दे रही है राज्यों को। और इसका एक कॉल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा, यानी आप कॉल सेंटर पर डायल करिए, अपने पशु की बीमारी बताइए, ये सीधा आपके घर द्वार पर हमारी मोबाइल वेटनरी यूनिट पहुंचेगी, मोबाइल वेटनरी क्लिनिक पहुंचेगा, उसकी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, अच्छा डॉक्टर उसमें होगा, और दवाइयां भी आपको उसमें जो उपलब्ध होंगी वो दवाइयां भी आपको मिल पाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि ना सिर्फ पशुपालन बल्कि जो पशु का स्वास्थ्य है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, और तभी अगर पशु निरोगी रहेगा तो तभी अच्छा लाभ आपको मिल सकेगा। फिलहाल हमारे साथ जगदीश पटेल जी जुड़े हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत आपका जगदीश जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जगदीश जी, गुजारिश करना चाहेंगे आपसे टीवी सेट का वॉल्यूम अपना बंद कर दें आप। हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ, मेरा सवाल है कि मेरे पास एक भैंस है जी, वो जो है 10वां महीना चल रहा है जी, अब उसको क्या करें कि जो है पूरी तैयारी आ जाए। उसको चोकर मैं दे रहा हूँ, लगभग डेली 2 kg उसको चोकर देता हूँ भूसा के साथ और हरा चारा के साथ। जी, संतुलित आहार के बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि और किस तरीके से उसको दिया जाए? जगदीश जी, ये सभी किसानों को जानकारी चाहिए होती है कि कैसे हम अपने पशु को मेंटेन करें जो अगले ब्यात में ज्यादा से ज्यादा दूध दे। यानी अगर अधिक दूध देगा तभी आपको अधिक से अधिक मुनाफा होगा। तो पशु का जब लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी गर्भ का जो आखिरी 3 महीने या 2 महीने रह जाते हैं ब्याने में पशु को, तो उस समय पर उसका बहुत ज्यादा ख्याल आपको रखना होगा। सबसे जरूरी चीज होगी कि आप उसको अच्छे से अच्छा संतुलित आहार दें। संतुलित आहार में चोकर नहीं देना है। हो सकता है चोकर से उसको एनर्जी खाली ज्यादा मिल जाएगी, प्रोटीन की कमी उसके शरीर में रह जाएगी, क्योंकि बच्चे को जो उसके पेट में पल रहा है उसके लिए भी चारे की जरूरत है उस पशु को, साथ ही साथ उस पशु को खुद के चारे के लिए भी जरूरत है, और उस पशु को इसलिए भी जरूरत है अधिक चारे की या अधिक दाने की कि वो अगली ब्यात में अधिक से अधिक दूध भी दे। तो दूध को बनाने के लिए भी उसको जरूरत होगी अच्छे अच्छे चारे की। तो उसमें खल की भी जरूरत होगी। खाली चोकर देने से काम नहीं चलेगा, खल भी आपको देनी होगी, उसमें थोड़ी सी चूरी भी देनी होगी। चने की चूरी होती है जब टुकड़े बच जाते हैं चने के, तो वो चूरी भी आपको देनी होगी। और कैसे आप संतुलित आहार बनाएं, इसके लिए भारत सरकार ने ई गोपाला ऐप तैयार किया हुआ है। ई गोपाला ऐप को अगर आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें तो आप उसके अंदर में जुड़ सकते हैं उससे अपने मोबाइल से, और मोबाइल पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी कि कैसे आप बैलेंस राशन अपना तैयार करें। जो जो आपके पास में आपके घर पर इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है, जो दाने के लिए इंग्रेडिएंट अवेलेबल हैं, कितना आप भूसा उसको खिलाते हैं, कितना हरा चारा आप उसको खिला रहे हैं, साथ ही साथ कितना दाना उसको खिला रहे हैं। तो पशुपालकों को हमेशा ये मैं जानकारी देता हूं कि आप जब आपका पशु या भैंस 2 किलो दूध दे रही है तो 1 किलो दाना आप उसको हर 2 किलो के ऊपर दें। यानी 10 किलो अगर आपकी भैंस दूध दे रही है तो 5 किलो दाना देना जरूरी हो जाता है। अगर आप साइलेज खिला रहे हैं तो दाने की मात्रा आप कम कर सकते हैं। अगर आप हरा चारा खिला रहे हैं अपने पशु को तो आप दाने की मात्रा कम कर सकते हैं। ऐसे ही गायों में अगर 2.5 किलो गाय दूध देती है तो 1 किलो दाना देना जरूरी हो जाता है। तो आप 4 किलो दाना देंगे। 10 किलो अगर गाय आपकी दूध दे रही है तो 4 किलो दाना भी उसको खिलाना होगा। इसी तरह से अगर लास्ट ट्राइमेस्टर में आपकी भैंस है तो उसको 2 किलो दाना कम से कम रोजाना दें। उसमें खल भी होनी चाहिए, चूरी भी होनी चाहिए, चोकर भी होना चाहिए, जिससे संतुलित मात्रा में आपके पशु को प्रोटीन मिले, फैट मिले और एनर्जी भी मिले। तो इस तरह की बातों का आपको पूरा ख्याल रखना होगा। और इस समय पर आपकी गाय क्योंकि ज्ञाभन है, इस समय पर आप
टीकाकरण ना कराएं। पशु चिकित्सक की टीकाकरण कराने से पहले पशु चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि कभी कभी एबॉर्शन हो जाता है पशुओं में अगर आप टीकाकरण कराते हैं। तो आप पशु का विशेष ख्याल रखें, और जब आपका बच्चा पैदा हो जाए तो उसका भी आपको पूरा ख्याल रखना होगा। उसकी नाल को काटना होगा समय पर आपका पशु जेर डाल दे उसका भी आपको ख्याल रखना होगा। आपका पशु अगर जेर ना डाले समय पर तो पशु चिकित्सक को बुलाकर आप उसका ट्रीटमेंट कराएं। समय पर ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको दूध जो प्रोडक्शन है उसमें हानि नहीं होगी। जी, ये सावधानियां हैं, और अंतिम जो 3 तिमाही रहती है उसमें ब्रुसेलोसिस की भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए जरूरी कि आप पूरी तरीके से जागरूक रहें और अपने पशु की सेहत का ख्याल रखें। यहाँ डॉक्टर संदीप आपसे भी जानकारी हम लेना चाहेंगे, क्योंकि सर्दियों के मौसम की जब हम बात करते हैं, जो हमारे पक्षी हैं उनको किस तरह का आहार हमें देना चाहिए? देखिए, सर्दी के मौसम की अगर हम बात करें तो मैं सबसे पहले बात करूंगा ब्रॉयलर मुर्गी की, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा फार्मिंग होता है इंडिया में। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, जैसे हम छोटा चूजा लाते हैं वहां से स्टार्ट करूंगा जी। तो छोटा चूजा जैसे हम लाएंगे तो उसको पहले हम 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हम ब्रूडिंग करवाते हैं। ब्रूडिंग में क्या होता है कि एक ऐसा एरिया हम अपने शेड के अंदर बनाते हैं जिसमें उसका जो तापमान है उस एरिया का, वो तापमान जो चूजे को अनुकूल तापमान चाहिए उसके बराबर होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो फीड के बैग्स होते हैं उससे ही हम एक शेड के अंदर ही एक छोटा सा एरिया बना लेते हैं, जिसको हम पूरा ऊपर से भी कवर कर लेते हैं और साइडों से भी कवर कर लेते हैं। साइडों वाली जो शेड की दीवार होगी उससे हमने कोई 5 से 7 फीट का गैप रख लेना है, और एक पूरा अंदर ही एक डब्बा टाइप में अपना जो फीड के बैग हैं उससे बना लेना है, ब्रूडिंग एरिया जिसको हम बोलते हैं। उसके अंदर हमने जब चूजे डालने हैं तो एक बीच में पार्टीशंस कर लेनी है, ताकि थोड़े थोड़े चूजे जो हैं वो पार्टीशंस हो जाएं बीच में। तो उसमें हम सबसे पहले बात हमने ये ख्याल रखनी है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो पहला हफ्ता है उसमें हमने जो तापमान है अंदर ब्रूडर शेड का वो हमने 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना है। तो उसके नेक्स्ट हफ्ते में हमने उसको 90 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना है। फिर उसके बाद जो 3rd वीक से स्टार्ट हो जाता है, सर्दियों के मौसम की बात कर रहा हूँ खासतौर से, तो 85 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो रखना है। तो इसमें एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि इसमें सर्दियों के मौसम में हमने तापमान मेंटेन कैसे करना है उस चीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा। उसमें हमने 200 वाट के बल्ब आते हैं और हीटर्स भी आते हैं, बुखारी जो जिसको हम बोलते हैं, वो भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। और सर्दियों के मौसम में हमने 2-3 चीजों का और भी ध्यान रखना है कि सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि हमने अपने शेड को पूरी तरह से ढका होता है और बाहर की हवा अंदर नहीं आ रही होती है, जिसकी वजह से हमें अमोनिया जो है गैस वो प्रोडक्शन हो जाती है नीचे से, क्योंकि वो उसका लीटर जो है नीचे से वो अमोनिया गैस की प्रोडक्शन करना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने उसमें खास तौर पे ध्यान रखना है कि जो वेंटिलेशन है वो भी प्रॉपर होता रहे। जी, वेंटिलेशन प्रॉपर होगा, उससे अमोनिया गैस जो अंदर बन रही होगी, जो वेस्ट मटेरियल जो हमारा जो चूजा है वो छोड़ता है, तो उससे अमोनिया गैस बनती है। उससे अमोनिया गैस से जो है वो मोर्टेलिटी हो सकती है, बर्ड हमारा मर सकता है। तो हमने उस चीज का भी ध्यान रखना है। तो एक चीज और का ध्यान रखना है कि हमने जो वेंटिलेशन का जो हमने निकास रखना है वो हम नीचे ही रखें, ऐसा ना हो कि शेड के ऊपर वाली साइड रखें, तो अमोनिया जो गैस बनती है वो नीचे नीचे ही रहती है। तो हमने कोशिश करनी है कि 2 से 3 फीट के स्तर पे ही हमारा वेंटिलेशन का वो रहे, वेंटिलेशन जहाँ पे हमने यानी हवा का आवागमन जो है वो हो सके, इस बात का हमें ख्याल रखना होगा। और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आपसे हम जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, ललित जी हमारे साथ जुड़े हैं बागपत उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका ललित जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी ललित जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो सर जी नमस्कार। हाँ जी, मैं ललित कुमार बोल रहा जी। मैं मच्छी पालन खोलना चाह रहा हूँ सर। जी हाँ जी, मछली पालन आप करना चाहते हैं? चलिए बिल्कुल, जहां तक हम समझ पाए इसके बारे में कुछ मुझे जानकारी दो सर। चलिए बिल्कुल, इसके बारे में आपको हम यहाँ जानकारी देंगे और उसके लिए भी प्रमुख एक योजना है हमारी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। डॉक्टर भूषण, क्या जानकारी आप साझा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ललित कुमार जी को अगर मछली पालन करना है तो हमारे विभाग में बहुत सारी योजनाएं उपलब्ध है मछली पालन विभाग की जी। तो उसकी जानकारी हमारे विभाग की जो वेबसाइट है उसके ऊपर उपलब्ध है, तो आप जाकर वहां देख सकते हैं कौन कौन सी योजनाएं में आप भाग ले सकते हैं, किस योजना में आपको असिस्टेंस मिल सकता है। तो उन योजनाओं का पूरा लाभ लीजिए और हमारी वेबसाइट को आप जरूर देखिए।
जी बिल्कुल, तो इससे आप हमारी योजनाओं का जरूर लाभ लेंगे। ये सारी जानकारी जो है आपको मिल सकती है। प्रमुख योजना है सरकार की मछली पालन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस पर अगर आप जैसे ही इसको गूगल पर टाइप भी करेंगे इंटरनेट पर तो ये सारी जानकारी जो है आपको मिल सकती है। इसके तहत ना सिर्फ फिर चाहे तालाब निर्माण की बात की जाए या फिर बीज की उपलब्धता की बात की जाए, सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको मुहैया कराई जाती हैं सरकार की तरफ से भी। और पूरी जानकारी अगर आपको होगी तो और बेहतर ढंग से आप इसको कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी कि वहाँ से भी आप जानकारी लें। साथ ही हेलो किसान के माध्यम से भी आपको जानकारी हम देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पशुपालन क्षेत्र के लिए सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं और कितना देखिए जो प्रयास हैं वो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। जो पशुपालन हैं हमारे वो भी अब काफ़ी बढ़ चढ़ कर इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। साथ ही मुर्गी पालन क्षेत्र के बारे में भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर संदीप, एक और जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे। टीकाकरण की जब हम बात करते हैं तो कितना अहम हो जाता है मुर्गी पालन क्षेत्र में भी, और अगर शुरुआती अवस्था की हम बात करते हैं तो पहले ही दिन से हम मानते हैं जो चूजे जब आते हैं तो उनका टीकाकरण ज़रूरी होता है। कौन कौन सी प्रमुख अवस्थाएं और जो प्रमुख टीके वो हमें लगवाने चाहिए इसमें? देखिए, टीकाकरण जिसको हम वैक्सीनेशन बोलते हैं, इसका बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि अगर हम टीकाकरण नहीं करवाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम बीमारी जो है वो हमारे शेड के अंदर आ जाए और हमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस जो है वो हो सकता है जी। तो इसके लिए सबसे पहले तो जैसे टीकाकरण की हम बात करें, ब्रॉयलर जो पोल्ट्री है उसमें ऐसे तो मेरेक डिजीज का पहले दिन ही टीकाकरण हो जाता है, हैचरी वाले ही कर देते हैं। तो इसके अलावा जब हम मुर्गे जो चूजा है उसको अपने शेड के अंदर ले आते हैं तो सबसे पहले 7 दिन के अंदर अंदर हम 7 दिन का जब चूजा हो जाता है तो उसको रानीखेत का एक टीका जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो हमने करवानी है। उसके बाद आईबीडी जो है उसको हमने उसका टीकाकरण 14 दिन के अंदर अंदर उसको करवाना है और उसको 28 दिन में हमने जो लसोटा है रानीखेत का जो बूस्टर डोज है उसको देना है। तो ये वैक्सीनेशन जो है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। होता क्या है कि कुछ लोग क्योंकि वैक्सीनेशन जो है कुछ लोग नहीं करवाते हैं कि कुछ नहीं होता, हमारा चूजा जो है वो अच्छी हैचरी से आया है तो इसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि जो वैक्सीनेशन है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने वैक्सीनेशन करवाई होगी तो आपका चूजा जो है इन बीमारियों से बच जाएगा जी। अदरवाइज अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी तो ये बहुत ज्यादा आपको इकोनॉमिक लॉस हो सकता है जी। बिल्कुल, ये बेहद जरूरी, इसलिए जो टीकाकरण है वो समय रहते करा लेना चाहिए। रानीखेत की हम बात करें, आईबीडी, मेरेक्स, गंबोरो, ये तमाम तरह के जो रोग हैं जिनके जरिए आप अपने पक्षी को बचा
भी सकते हैं, लेकिन टीकाकरण इसके लिए जरूर कराएं। फिलहाल हमारे साथ केशमणि जी जुड़े हैं, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। जो उसके शरीर पर चकता टाइप का हो गया है और वो जो है 5-7 दिन से, और वो जो है भोजन कम कर रही है और माने जो है घाव टाइप का हो गया है और भोजन कम कर रही है, तो क्या उसका निदान है? चलिए, बिल्कुल, जहां तक समझ पा रहे हैं लंपी स्किन के लक्षण नजर आ रहे हैं, क्या जानकारी डॉक्टर भूषण इस बारे में देना चाहेंगे? देखिए, लंपी स्किन डिजीज हो सकती है आपकी गाय को हो गई हो या भैंस को हो गई हो। मुझे आपने बताया नहीं है कि आपके पास में कौन सा पशु है। ये बीमारी अधिकतर गायों में ही होती है, लंपी स्किन डिजीज। लंपी स्किन डिजीज के लिए सारी गाइडलाइंस भारत सरकार ने राज्यों को भिजवा दी है कि किस तरह से इसकी रोकथाम की जाए। रोकथाम के लिए टीकाकरण ही इसका इलाज है, और इसमें गोट जो पॉक्स वैक्सीन है ये इसमें लगाई जाती है। तो गोट पॉक्स वैक्सीन आपके राज्य में भी लगाई जा रही होगी। तो आपका जो नजदीकी पशु चिकित्सालय है या नजदीकी जो पशु चिकित्सक है उससे आप संपर्क करें, उसको कहें कि आपके पशुओं में भी गोट पॉक्स की वैक्सीन लगा दे, जिससे इस बीमारी का फैलाव आपके प्रदेश में और ज्यादा पशुओं में ना हो सके। ये बीमारी सेल्फ लिमिटिंग है, यानी पशु थोड़े दिन बीमार रहने के बाद में अपने आप से ठीक हो जाता है। साथ ही साथ आप अपने पशु चिकित्सक से जरूर सलाह लें, क्योंकि उसकी सलाह के बिना आपके पशु का ठीक होना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो उसकी सलाह आप ले लें, तो आपको सारी जानकारी वो देंगे किस तरह से इसकी रोकथाम करनी है और पशुओं में ना फैले। इस पशु को थोड़ा अलग बांधें, तो मेरी ये आपको सलाह रहेगी कि अलग से बांध लें, दूसरी जगह पर लगाएं, दूसरे पशुओं के साथ में मिक्स ना होने दें, जिससे कि बीमारी थोड़ी सी रोकथाम रहे, ज्यादा पशुओं में ना फैले और आपके गाँव में ना फैले। इसकी पूरी आप ख्याल रखिए और आपका पशु ठीक हो जाएगा। थोड़े दिनों में, 2-4 दिन में ये ठीक हो जाती है बीमारी। बिल्कुल। तो देखिए, जो रोगी पशु है उसको स्वस्थ पशु से आप अलग रखें, और ना सिर्फ गॉटपॉक्स का टीका लगवा सकते हैं बल्कि लंपी प्रोवैक जो है वो भी हमने विकसित कर लिया है। कुछ समय बाद वो पशुपालकों के लिए उपलब्ध भी होगा। कई जगह उसका ट्रायल जो है वो भी चल रहा है। फिलहाल यहाँ डॉक्टर संदीप, एक और जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे, मुर्गी पालन क्षेत्र में और किस तरीके से जो हमारे किसान हैं या खासतौर से युवा हैं, मुर्गी पालक हैं, वो अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं? क्योंकि समस्या कभी कभी यही आती है कि मुर्गी पालन क्षेत्र से वो जुड़े भी, लेकिन उतना मुनाफा जो है उनको नहीं हो पाता। देखिए, मुर्गी पालन क्षेत्र में क्या होता है कि ये मार्केट पे डिपेंड करता है। कभी कभी मार्केट जो है वो डाउन चले जाता है, कभी डिजीज की वजह से चले जाता है। तो जैसे अब सर्दियां आ रही हैं तो अब इसकी जो डिमांड है पोल्ट्री मीट की ये बढ़ जाएगी। तो इसमें इस समय क्या है कि अगर मुर्गी पालक जो है वो अपना अच्छी तरह से अगर मुर्गी पालन करता है तो उसको अच्छा मुनाफा इस सर्दियों के मौसम में हो सकता है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि जैसे आजकल बात चल रही है इंटीग्रेटेड फार्मिंग की, तो उसमें क्या है कि जो हमारा किसान भाई है वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग स्टार्ट कर सकता है। उसमें क्या होगा कि मुर्गी पालन के साथ साथ वो डेयरी पालन भी करेगा, बकरी पालन भी करेगा, और जैसे सुअर भी वो पाल सकता है, तो मछली पालन भी साथ साथ में, डक फार्मिंग भी, एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात चल रही है। जिससे क्या होता है कि अगर आपका एक व्यवसाय में आपका अगर मार्केट जो है वो डाउन चल रहा है तो वो दूसरे व्यवसाय में आपका जो मुनाफा है वो उस डाउन को बराबर कर देगा, जिससे आपकी जो आमदनी है पूरे साल भर जो है वो बराबर रहेगी और आपको कभी भी आपका जो आमदनी में वो कमी नहीं आएगी। ये काफी महत्वपूर्ण कि जो आपकी आमदनी है वो लगातार जारी रह सकती है। डॉक्टर संदीप, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता रहे थे किस तरीके से सफलतापूर्वक मुर्गी पालन आप कर सकते हैं। यहाँ डॉक्टर भूषण, आपसे भी जानना चाहेंगे हम संक्षेप में और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से तो हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं पशुपालकों को। जी देखिए, पशुपालक हमेशा ख्याल रखें अपने पशुओं का, क्योंकि टीकाकरण कराना बहुत जरूरी है। बार बार हमने इस कार्यक्रम में कहा भी है कि आप अपने पशुओं का टीकाकरण कराएं। पशुपालकों के घर द्वार पर मुफ्त में टीकाकरण हमारी जो योजनाएं चल रही हैं उनके अंतर्गत दिया जा रहा है। जैसे कि FMD का टीका आपके पशुओं में दिया जा रहा है, ब्रुसेलोसिस का टीका मुफ्त में आपके पशुओं में दिया जा रहा है। इस तरह गोट की जो बीमारियां हैं, बकरियों की जो बीमारियां हैं, भेड़ों की जो बीमारियां हैं, उनके लिए भी टीकाकरण उपलब्ध है। आपके सुअरों के लिए भी टीकाकरण हमारे यहाँ, स्वाइन फीवर जो वैक्सीन हमारे देश में, बीमारी जो हमारे देश में होती है उसके लिए भी टीकाकरण उपलब्ध है। तो पशुओं का टीकाकरण कराना बहुत जरूरी है, उसके लिए आप कराएं। साथ ही साथ मैं पशुपालकों से आग्रह करना चाहूंगा कि अपने पशुओं में टैग जरूर लगवाएं, उनका चिन्हीकरण जरूर करवाएं। अपने हाथ में ना रखें टैग, अपने पशुओं को लगवा लें। इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि टीकाकरण हुआ है, नहीं हुआ है, टीकाकरण कब होना है। तो
प्रदेशों को, देश को बीमारी रोकने में बहुत सहायता मिलेगी। हम ट्रेड करने में, यानी हम दूसरे देशों को अपना जो दूध है, पशुओं के जो अन्य प्रोडक्ट हैं वो भेजने में हमें आसानी होगी। फायदे देखिए हमारे पशुपालकों को मिल रहे हैं सरकार की योजनाओं से जुड़कर, और इस बारे में डॉक्टर भूषण त्यागी जी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो जाना आज आपने कैसे अलग अलग योजनाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं, और आपको बता दें हमारा जो कल का विषय रहेगा, जिससे पहले से ही आप अपना जो सवाल है वो तैयार कर सकते हैं। कल खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे हमारी शीतकालीन सब्जियों की खेती के बारे में, और बात होगी अनार की खेती की। तो हमारे कल के विषय आपने जान लिए हैं, साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक अगर पहुंचाना चाहते हैं, फिलहाल कल का विषय आप देख पा रहे हैं अनार की खेती और शीतकालीन सब्जियों की खेती आपको बताएंगे। ईमेल आईडी आप हमारा नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। इसके जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया के और भी कई माध्यम जिनके जरिए आप हमसे जुड़ सकेंगे। इसके लिए ना सिर्फ फेसबुक की हम बात करें, इंस्टाग्राम की बात की जाए, ट्विटर हैंडल जो है वो आप देख पा रहे होंगे। आप जो सवाल है वो हमें टैग भी कर सकते हैं। कोशिश हमारी यही कि कार्यक्रम में इनको शामिल हम करें। और साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर आप सभी को जो याद भी होगा, ये नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइंस खुली हैं। इस पर भी अपना सवाल आप दर्ज करा सकते हैं, और ये सारी जानकारी आप फिर से देख सकते हैं हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और हेलो किसान के माध्यम से ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।